हाय एवरीवन। आज का टॉपिक ओलिगोहाइड्रोमिनोस के ऊपर रहने वाला है। ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्या होती हैं, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, इस कंडीशन में हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनोस को कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं एंड कैसे हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर आज का टॉपिक रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्या है? Oligohydramnios is a state where liquor amine is less than 200 ml at term. ओलिगोहाइड्रोमिनोस एक ऐसी कंडीशन है या फिर एक ऐसी स्टेट है जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे लिक्कर एमनी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml से भी कम प्रेजेंट होता है टर्म पे। टर्म कितनी होती है हमारी 40 वीक्स, ठीक है। तो 40 वीक्स पे क्या होगा, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कितना होगा, 200 ml से भी कम प्रेजेंट होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टर्म पे यानी कि 40 वीक्स पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना होना चाहिए, तो उसका लेवल 600 से 800 ml तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 40 वीक्स में 200 ml से भी कम प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोस, राइट। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड आप सभी को पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। एमनियोटिक सैक है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल प्रेजेंट होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बेसिकली ये एमनियोटिक फ्लूइड एक तो एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, लाइक, ठीक है। यानी कि अगर फीमेल को कोई भी ट्रॉमा होगा या फिर कहीं पे वो उसको प्रेशर होगा तो वो शॉक है वो फीटस तक नहीं जाएगा, ठीक है। एंड इस एमनियोटिक फ्लूइड का एक और काम होता है कि ये फीटल की मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर प्रॉपर तरीके से मूवमेंट शो कर पाता है, ठीक है। अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत कम प्रेजेंट है, इट मीन्स कि जो फीटस है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएगा, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं माल प्रेजेंटेशन की। ओके, तो हमने क्या बोला कि ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी रीज़न की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml से भी कम प्रेजेंट होता है टर्म पे 40 वीक्स में। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते हैं कि इसकी नॉर्मल मतलब इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, इस अभी इतना प्रेजेंट है, अभी इतना प्रेजेंट है, हम इसको ऐसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स बने हुए हैं, जैसे AFI जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड SDP जिसको हम बोलते हैं सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, ठीक है। ये कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है उसको मेज़र कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ मैं आपको एमनियोटिक फ्लूइड वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ एंड ओलिगोहाइड्रोमिनोस वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। तो अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, सिर्फ इतना बताऊँगी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर्स, अगर इसकी जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर से कम आती है, इट मीन्स कि जो फीमेल है वो ओलिगोहाइड्रोमिनोस वाली कंडीशन में है, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 5 से 25 सेंटीमीटर, राइट। अगर 5 सेंटीमीटर से कम आती है इट मीन्स कि जो फीमेल है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत कम प्रेजेंट है। ठीक वैसे ही अगर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर से कम आती है, नॉर्मली कितनी होती है 2 से 8 सेंटीमीटर, अगर इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर से भी कम आती है तो वो डिनोट करता है कि जो फीमेल है वो ओलिगोहाइड्रोमिनोस वाली कंडीशन में है, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्या क्या इसके रीजंस हैं डिक्रीज़ होने के, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो कॉज है वो है आइडियोपैथिक, मतलब बहुत सारे केसेस में हमें नहीं पता होता कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, राइट। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो ओलिगोहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को अराइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फीटल फैक्टर की बात करूं तो सबसे फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन भी फीटस करता है एंड इसका प्रोडक्शन भी फीटस करता है। फीटस के यूरिन से ही एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीटस का यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी है यानी कि यूरिन के फ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, फीटस के यूरिन के फ्लो में अगर किसी भी रीज़न की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वो क्या करेगा, यूरिन के प्रोडक्शन को रोक देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन पाएगा, राइट। तो एक ये भी कॉज हो सकता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस होने का। उसके बाद है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, ठीक है। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है।
ठीक है। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन बेसिकली करता क्या है, ये इन्फेक्शन क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन है, फीटल मेम्ब्रेन है, उनको वीक कर देगा। ठीक है, और वो ईजिली रप्चर हो जाएंगे तो वो एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ से लीक करने लग जाएगा। और हो सकता है कि फीमेल को ये चीज़ पता ना चले कि जो फ्लूइड है वो लीक कर रहा है। ठीक है, और बाद में डायग्नोस करने पर ये पता चलता है कि फ़ीमेल में जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन जो है वो उनकी स्पॉन्टेनियस रप्चर हो चुकी है, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी प्रीमेच्योरली, तो वहाँ से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड लीक करना स्टार्ट कर देगा, जो कॉज करेगा ओलिगोहाइड्रोमिनोस को। उसके बाद है रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीटस के अंदर, मतलब ये वैसे बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट है जिसमें फीटल की रीनल यानी कि जो किडनीज़ हैं वो क्या होंगी, अंडर डेवलप्ड होंगी। या तो एक किडनी प्रेजेंट होंगी या तो एक किडनी जो होगी मिस होगी। ये क्या होंगी, मतलब अंडर डेवलप्ड होंगी, ये प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो अगर फीटस में रीनल एजेनेसिस वाली कंडीशन है, यानी कि फीटस की जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे तो यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, अगर यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनेगा, राइट। तो अगर रीनल एजेनेसिस वाली कंडीशन है तो वो भी लीड कर सकता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को। उसके बाद कुछ मैटरनल फैक्टर्स भी हैं। मैटरनल फैक्टर्स जैसे प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, अगर मदर जो है, जो फीमेल है, वो प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन की है, मतलब उसको प्री एक्लेम्शिया वाली प्रॉब्लम है, तो प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, बेसिकली जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फीमेल प्री एक्लेम्शिया वाली है, वो क्या करेगी, एसीई इनिबिटर्स का यूज़ करेगी। एसीई इनिबिटर्स, अब ये एसीई इनिबिटर्स क्या करते हैं, ये यूटेरोजेनिक होते हैं, यानी कि ये फीटस को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स होती हैं एसी इनिबिटर जो फीटस को भी हार्म कर सकती हैं, और ये क्या करती हैं, फीटस में यूरिन के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देती हैं। इसीलिए अगर मदर प्री एक्लेम्शिया वाली है और अगर वो एसी इनिबिटर्स का यूज़ करती है तो वो भी क्या लीड कर सकता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस को लीड कर सकता है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन। अगर जो मदर है वो डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, उसमें जो मतलब फीमेल जो है वो हाइपोवॉलीमिया वाली है, तो वो भी क्या कर सकता है, लीड कर सकता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस को। अगर देखो फीमेल हाइपोवॉलीमिया होगी, इट मीन्स उसके बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम प्रेजेंट होगा। ब्लड वॉल्यूम कम प्रेजेंट होगा, इट मीन्स कि जो प्लेसेंटा है उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा। अगर प्लेसेंटा को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो वो फीटस को भी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं दे पाएगा। अगर फीटस को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो वो यूरिन कहाँ से प्रोडक्शन करेगा, राइट। तो इसी वजह से ये भी कॉज कर सकता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस को। उसके बाद है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। जो फीमेल है वो पोस्ट टर्म वाली है, यानी कि बियॉन्ड 42 वीक्स, ठीक है, वो 42 वीक से ज़्यादा की है, तो वहाँ पे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमिनोस हो सकता है, क्योंकि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो 200 ml तक पहुँच जाता है। उसके बाद है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अगर प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो फीटस को ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, फीटस के लिए भी, ठीक है। अगर फीटस को ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, उसकी किडनी को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो यूरिन का प्रोडक्शन अपने आप ही डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फर्दर लीड करेगा ओलिगोहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को। तो ये कुछ रीजंस से जिनकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनोस अराइज हो सकता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे डिक्रीज़ हो सकता है। अब उसके बाद है इस कंडीशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, राइट। हमारे पास अगर फीमेल आती है ओलिगोहाइड्रोमिनोस वाली, तो हम उससे कैसे पता लगाएंगे उसके साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे कि हाँ ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस वाली ही है। तो फर्स्ट साइन जो है वो है फंडल हाइट इज़ लेस देन जेस्टेशनल एज। जो उसकी फंडल हाइट होगी वो उसकी जेस्टेशनल एज से कम होगी। फंडल हाइट क्यों कम होगी, क्योंकि अंदर एमनियोटिक फ्लूइड ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा तो एब्डोमिनल गिर्थ नहीं बढ़ेगी। एब्डोमिनल गिर्थ नहीं बढ़ेगी तो इससे क्या मतलब, अगर एब्डोमिनल गिर्थ नहीं बढ़ेगी इट मीन्स कि जो फंडल हाइट है वो कम रह चुकी है, ठीक है। अगर फीमेल मान लो 34 वीक्स की है, 34 वीक्स के अकॉर्डिंग जो उसकी फंडल हाइट होनी चाहिए एक्चुअल में वो नहीं है, राइट। उसको हम बोलते हैं फंडल हाइट इज़ लेस देन जेस्टेशनल एज। उसके बाद है लेस फीटल मूवमेंट। अगर अंदर एमनियोटिक फ्लूइड ही प्रेजेंट नहीं है तो फीटस मूव नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, जिससे क्या होगी, फीटल जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन क्यों होगी, सेम वैसे ही है
अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, फीटस मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो फीटस जो है वो माल प्रेजेंटेड हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन कौन सी होगी? कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे कॉमन ओलिगोहाइड्रोमिनोज में ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन, राइट। उसके बाद है यूट्रस इज़ फुल ऑफ फीटस। यूट्रस जो होगा वो पूरा फीटस से भरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम प्रेजेंट है, तो जो यूट्रस होगा वो फीटस से भरा हुआ होगा, राइट। उसके बाद है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जो फीटस है उसमें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक। उसके बाद हम इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? अभी तक हमने सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स की बात करी थी, क्यों हो रहा है इसकी बात करी थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्टली हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको दो जो क्वांटिटेटिव मेथड बताए थे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और एसडीपी यानी कि सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को मेज़र कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है अंदर, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड से हमें ये दो चीज़ तो पता चलेगी। उसके बाद हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि फीटस की प्रेजेंटेशन क्या है, राइट। फीटस की लाई क्या है, वो यूट्रस में कैसा लाई कर रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, माल प्रेजेंटेड तो नहीं है। और ये पता चलेगा कि फीटस में कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ तो डेवलप नहीं हो पा रही हैं। बेसिकली अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फीटस मूव नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसमें माल प्रेजेंटेशन हो सकती है, राइट। और बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद है फीटल मॉनिटरिंग। हम इसमें फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, फीटल की हार्ट रेट चेक करेंगे, फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है वो चीज़ चेक करेंगे, राइट। उसके बाद है एनएसटी। एनएसटी क्या होता है? ये है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। तो एनएसटी क्या है? बेसिकली एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, ठीक है। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर क्या होते हैं? जिसमें हम कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, ठीक है। तो ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये हम प्रोसीजर क्यों करते हैं? ये हम प्रोसीजर फीटल की वेलबींग को चेक करने के लिए करते हैं। फीटस प्रॉपर तरीके से मूवमेंट शो कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज़ के लिए हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल के एब्डोमेन में, राइट, आपको दिख रहा होगा इमेज में भी कि इसमें फीमेल के एब्डोमेन में हम 2 बेल्ट को टाई करते हैं, ठीक है। एक बेल्ट क्या कर देगी, फीटल की मूवमेंट को शो करती है, राइट। एक बेल्ट जो है वो फीटल की मूवमेंट को मॉनिटर करेगी, एंड जो दूसरी बेल्ट है वो फीटस की हार्ट रेट को चेक करती है, राइट। ओके, तो ये है नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसमें हम फीटस के मूवमेंट को चेक करते हैं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज है, फीटल मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि फीटल, हम बोल रहे हैं कि फीटल मूव नहीं कर पाएगा, लेस फीटल मूवमेंट होती है, तो उसको चेक कैसे करेंगे? उसको हम एनएसटी से चेक करेंगे, यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम फीमेल के एब्डोमेन में 2 बेल्ट को टाई करते हैं। इसमें जो एक बेल्ट होती है, ठीक है, वो फीटल की मूवमेंट को मॉनिटर करती है, और एक बेल्ट जो है वो फीटल की हार्ट रेट को चेक करती है, राइट। तो ये थे इसके डायग्नोस कि हम ओलिगोहाइड्रोमिनोज को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ओलिगोहाइड्रोमिनोज से कंडीशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अगर फीमेल हमारे पास माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमिनोज में आती है, ठीक है, माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमिनोज बेसिकली हो सकता है कि फीमेल डिहाइड्रेटेड है, उसकी वजह से हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ जो फीमेल है उसका फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे। उस फीमेल को हम एडवाइस करेंगे कि आप ओरली ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। जो हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है फीमेल का, वो हाइपोवॉल्यूमिया नहीं रहेगा। अगर हम फीमेल को बोलते हैं कि आप जो है वो ओरली वाटर का इंटेक कीजिए, फ्लूइड इंटेक कीजिए, राइट। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास फीमेल आती है मॉडरेट से सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोज वाली, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम एमनियो इन्फ्यूज़न करते हैं, ठीक है। एमनियो इन्फ्यूज़न क्या है? इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड का इन्फ्यूज़न करते हैं फीमेल में। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि हम कितना एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज़ करा सकते हैं, ठीक है, तो हम 250 ml एमनियोटिक फ्लूइड को 250 ml जो है वो हम फ्लूइड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, राइट। एमनियोटिक फ्लूइड में हम कौन सा फ्लूइड को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं फीमेल में? तो या तो हम नॉर्मल सलाइन को यूज़ करते हैं इसमें, या फिर हम रिंगर लैक्टेट को यूज़ करते हैं, RL को,
ठीक है। तो दो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगल लैक्टेट। इसको हम क्या करते हैं, फीमेल में इन्फ्यूज़ कराते हैं अगर फीमेल मॉडरेट से सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोज वाली है तो, राइट। कितना हम फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज़ करा सकते हैं, तो हम 250 ml फ्लूइड को इन्फ्यूज़ करा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये था इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद इसका अगर फीमेल जो है वो ओलिगोहाइड्रोमिनोज वाली है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फीटल कॉम्प्लिकेशन की, फीटल कॉम्प्लिकेशन में एबॉर्शन हो सकता है। एबॉर्शन होगा क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, फीटस प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है, फीटस की प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो चांसेस हैं कि जो फीटस है वो एबॉर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद है फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्या होती है, इसमें लंग्स, जो फीटस के लंग्स होते हैं वो लंग्स जो फीटस के लंग्स होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लंग्स जो है वो अंडर डेवलप्ड रहेंगे, यानी कि जो फीटस के लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उसको हम बोलते हैं फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। उसके बाद है कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है। कॉर्ड कंप्रेशन क्यों होगी, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट है, यूट्रस पूरा फीटस से भरा हुआ है, ठीक है, फीटस मूव नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो कॉर्ड है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कंप्रेस हो जाए, ठीक। उसके बाद है फीटल मॉर्बिडिटी। फीटल मॉर्बिडिटी मतलब होता है कि इसमें फीटस में जो है वो कंडीशंस ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, जैसे फीटल जो है वो उसमें कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं फीटल मॉर्बिडिटी। उसके बाद है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। मदर की अगर बात करें तो मदर में हम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड लेबर होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यूट्रस जो है प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है नहीं, फीटस यूट्रस प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इट मीन यूट्राइन इनर्शिया हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड चले जाएगा, बहुत लंबा लेबर चले जाएगा, राइट। उसके बाद है इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी। इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी क्यों होगी, ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन। ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन, जो फीटस है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, माल प्रेजेंटेड हो गया है, और मैंने कॉमन बताया था ब्रीच, ठीक है। तो इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी हो सकती है, यानी कि सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ सकता है फीमेल का माल प्रेजेंटेशन होने की वजह से, राइट। तो ये था सारा का सारा ओलिगोहाइड्रोमिनोज के बारे में कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज क्या होती है, कैसे ये जो कंडीशन है वो अराइज हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई फीमेल आती है, राइट, और इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज में। तो बेसिकली ये सब कुछ था ओलिगोहाइड्रोमिनोज के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।